हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव इस चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि धन निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। इसके बाद हम देखते हैं वर्ष 1892 लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी। ये विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? रजनी पाम दत्त। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई? JN टाटा, जमशेद जी टाटा के द्वारा। कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी के द्वारा। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई? कावस जी डाबर द्वारा। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? सेरामपुर, पश्चिम बंगाल में। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? 1833 में। प्रसिद्ध इतिहासकार KM पडिक्कर ने 1765 से 1772 ईस्वी के काल को डाकू राज कहा है। इसके बाद प्रमुख कृषि पद्धतियां। सबसे पहले प्रथा, 3 कटिया प्रथा। इसकी विशेषता है इस प्रथा का अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बगानों मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। इसके बाद हम पढ़ते हैं ददनी प्रथा। ददनी प्रथा में बताया गया कि इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारत उत्पाद को कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। इसके बाद हम देखते हैं आगे, इसमें हमें एक चार्ट बताया गया है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। इसमें स्थायी बंदोबस्त, जिसे जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं, रैयतवाड़ी और मालवाड़ी। ये स्थायी बंदोबस्त कौन लेकर आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब? 1793। इसके अलावा रैयतवाड़ी कौन लेकर आया था? थॉमस मुनरो, 1820। इसके अलावा मालवाड़ी कौन लेकर आया था? हॉल्ट मैकेंजी, 1822। स्थायी बंदोबस्त जो थी वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तर कर्नाटक। इसके अलावा रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो बम्बई, मद्रास, असम, समस्त ब्रिटिश भारत का 51% भाग, ये 51% भाग था। इसके अलावा हम देखते हैं मालवाड़ी व्यवस्था। मालवाड़ी व्यवस्था थी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत में देखने के लिए मिलेगी, यानी कि पंजाब वगैरह साइड में, और ये समस्त ब्रिटिश भारत का 30% भाग था। मालवाड़ी 30% था, रैयतवाड़ी जो था वो 51% था। इसके अलावा जो स्थायी बंदोबस्त था वो 19% था। भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को, इसमें क्या होता था, जो भूमि का अधिकार था वो किसको सदैव के लिए देना पड़ता था? जमींदार को। और इसके अंदर ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जमींदारी जमींदार को थी। इसके अलावा देखते हैं हम नेक्स्ट वाले में, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की थी। इसके अंदर किसान की जिम्मेदारी थी और इसके अंदर जमींदार की थी। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट वाली जो तीसरी हमारी मालवाड़ी व्यवस्था। इसमें ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव के मुखियाओं की थी। इसमें गांव का मुखिया काम करता था, रैयतवाड़ी में किसान काम करते थे, और जबकि स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों की थी। इसके बाद हम देखते हैं जो जमींदार हुए, और ये हमारा स्थायी बंदोबस्त थी पहली, और दूसरी रैयतवाड़ी थी, तीसरी मालवाड़ी थी। इसका प्रभाव क्या हुआ? इसके प्रभाव को देखते हैं। तो इसका प्रभाव ये हुआ कि पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया,
कृषकों की दरिद्रता हो गई, कृषि में ठहराव अथवा अवनति हुई। इसके अलावा पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय हुआ, और इसके अलावा कृषि का वाणिज्यकरण हो गया। तो ये सब होने लग गया इसके होने से। इसके बाद हम देखेंगे वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई। तो रैयतवाड़ी सबसे ज़्यादा कौन सी लागू की गई थी? रैयतवाड़ी। और कितने परसेंट की गई थी? ये कम से कम 51% के आसपास थी रैयतवाड़ी। कितनी थी? 51% जो हमने इधर देखा था। इसके बाद हम देखते हैं आगे इसमें बताया गया जो स्थायी बंदोबस्त थी। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? भू राजस्व के निर्धारण से। भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बम्बई से ठाणे तक प्रथम रेल चलाई गई थी, बम्बई से ठाणे। इसके बाद हम देखते हैं आगे, यहाँ पर दे रखा है गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने इजारेदारी प्रथा फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे जिसमें हम सन 1857 की क्रांति को देखेंगे। तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से 10 मई 1857 को 34 रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? कमल और रोटी। वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों के प्रभावों ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र के थे? अवध के। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? बेगम हजरत महल ने। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? कैप्टन ह्यूरोज ने। इसके बाद असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। इसके बाद कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तात्या टोपे, रामचंद्र पंडुरंग को। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? बख्त खान को। अब हम देखते हैं इसके अंदर आगे 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र एवं प्रमुख विद्रोही नेता। तो सबसे पहले केंद्र यहाँ पे दे रखे हैं, विद्रोही नेता, विद्रोही तिथि और दमनकर्ता। सबसे पहले देखते हैं दिल्ली। दिल्ली से कौन लड़ रहा था? बहादुर शाह सेकंड। बख्त खान। लखनऊ से कौन लड़ रहा था? लखनऊ से लड़ रहा था बेगम हजरत महल, ब्रिजेश कादिर। जो दिल्ली से लड़ रहे थे, दिल्ली से विद्रोही तिथि क्या है? 11 मई 1857। और दमनकर्ता कौन थे? निकलसन और हडसन, दिल्ली से। इसके अलावा लखनऊ 4 जून 1857 और दमनकर्ता कौन थे? कॉलिन कैंपवेल। इसके बाद झांसी ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे। 4 जून 1857 जनरल ह्यूरोस। इसके अलावा कानपुर नाना साहेब, तात्या तोपे। 5 जून 1857 कॉलिन कैंपवेल।
इलाहाबाद से कौन था? लियाकत अली, 6 जून 1857। कर्नल नील। फैजाबाद से कौन था? मौलवी अहमदुल्ला, जून 1857। कर्नल नील। जगदीशपुर से कौन थे? कुंवर सिंह अमर सिंह, 12 जून 1857। विलियम टेलर व विंसेंट आयर। बरेली से कौन लड़ रहा था? खान बहादुर खान, जून 1857। और दमनकर्ता कौन था? विंसेंट आयर्स। इसके अलावा फतेहपुर से कौन था? अजीमुल्ला। और यहाँ पे विद्रोही तिथि कब हुई थी? ये 1857 है, जनरल रेनार्ड। इसके अलावा 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे, इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना जा गया था। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है 1857, वो हम इसकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच।